हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एसएस में। दोस्तों आज भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर उसको देख लो फिर इसे देखना। हमने उसमें कुछ कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आदि उसमें डिस्कस किए थे। आज हम इसमें पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक एवं विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इतनी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर और वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए दोस्तों आपका टाइम ना गवाते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों हमारे पास टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से होती है। एक तो होता है विद्युत क्षेत्र की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। दोस्तों 2015, 2016, 2017, 2002, 2011, 2012, 2013, 2014 में पूछा गया है प्रश्न। हो सकता है 18 और 19 में भी और 20 में भी पूछा गया हो, बट 2017 तक ये क्वेश्चन आया तो 2021 में इसके चांस बनते हैं कि ये क्वेश्चन आए पेपर में। चलिए दोस्तों हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी पहले उसको जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 2L दूरी पर की परावैद्यता के माध्यम में स्थित हैं। माना दो बिंदु आवेश, एक प्लस क्यू है ये और एक ये माइनस क्यू। क्लियर दोस्तों? के परावैद्यता के माध्यम में एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी L है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, तो दोनों बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों? 2L है। तब वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष या अनुदैर्ध्य स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष या अनुदैर्ध्य स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र O, इसका केंद्र क्या दोस्तों? ये O है। द्विध्रुव केंद्र क्या दोस्तों? ये O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। द्विध्रुव केंद्र O से यहाँ पर R दूरी पर ये बिंदु कोई P है दोस्तों, यहाँ पर एक P बिंदु स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों यहाँ पर क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तब ध्यान से समझना दोस्तों, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी दोस्तों? हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हमने E1 मान लिया। E1 बराबर क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट K। क्यों K यहाँ पर इसलिए क्योंकि परावैद्यता का माध्यम क्या है? K है। Q/R - L का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर वहाँ हमने क्या लिया था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अपॉन R स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर दूरी जो है हमारी बिंदु P की, देखो प्लस क्यू आवेश हमारे ये है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमारी कितनी है? R - L है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी है? R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास L है। तो R में से अगर हम इस वाली L को घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं रह जाएगी हमारे पास R - L के लिए। दोस्तों ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास L है, क्या ये L, यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास R। अगर हम इसमें इस वाली L को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? R + L। क्लियर है दोस्तों? चलिए वहाँ पर हमने R स्क्वायर लिया तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? R - L का होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? बात समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? हमने मान लिया क्या है? E2 है। और हाँ दोस्तों E1 की जो दिशा है वो A से P की ओर है। किधर है? A से P की ओर इसकी दिशा है, मतलब बिंदु A से बिंदु P की ओर इसकी दिशा है। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान ली E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R + L का होल स्क्वायर। वहाँ पर R - L थी और यहाँ पर क्या हो गया? R + L का होल स्क्वायर। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था इसकी दिशा जो है P से B की ओर दिशा है। देखते हैं कैसे दिशा है इसकी। दोस्तों यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किधर की तरफ है? इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। क्लियर दोस्तों? और माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी दिशा वो किधर है दोस्तों? इधर है विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्लियर दोस्तों? मतलब P से B की ओर इसकी दिशा है और प्लस क्यू आवेश के कारण A से P की ओर इसकी दिशा है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। चूंकि E1/E2 की दिशा परस्पर विपरीत हैं, E1/E2 की दिशा विपरीत हैं क्योंकि E1 की दिशा इस डायरेक्शन में और E2 की दिशा इस डायरेक्शन में, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
जब दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आपस में विपरीत होती हैं, एक दूसरे की होती हैं, विपरीत होती हैं, तो हमेशा वो घटती हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। बात समझ आ रही तुमको? जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत होती है तब क्या करते हैं? घटाते हैं। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही समान होती है, मान ली E2 भी इधर है और E1 भी इधर कोई है, तब जोड़ते हैं। क्या करते हैं? तब दोस्तों जोड़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि ए और E1 और E2 की दिशा क्या है? आपस में विपरीत हैं। तब दोस्तों यहाँ पर E1 व E2 की वैल्यू रख देंगे हम। E बराबर 1/E1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास ऊपर? 1/4πε0 Q/r - L का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर भी। 1/4πε0 के Q/r+L का होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने E ऐसे लिखा। इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों? देखिए, Q/4πε0 के पूरा कॉमन मिल रहा है, तो Q/4πε0 के हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। ये क्या बचा हमारे पास? यहाँ रह गया 1/r - L का होल स्क्वायर। यहाँ पर रह गया हमारे पास 1/r+L का होल स्क्वायर। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, Q/4πε0 के ये वाला जो इधर गुणा करता है और इधर वाला इधर गुणा करता है। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया यहाँ पर? इसने इधर गुणा करी, r+L का होल स्क्वायर इकन r+L का होल स्क्वायर वो यहाँ पर आ गया। माइनस है तो माइनस लगा दिया, वाला माइनस था दोस्तों बीच में, माइनस लगा दिया। ये वाला इधर गुणा करे तो कितना आएगा? r-L का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या है दोस्तों? अपॉन में आएगा हमारा r, एक बार जुड़ा है r-L और एक बार घटाइए r-L और r+L, तो क्या आएगा? r² - L स्क्वायर, और दोनों के ऊपर होल स्क्वायर, तो इसका कितना आएगा? होल स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ गई? ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो कर दीजिए अभी लाइक, और चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो E बराबर हमारे पास निकल कर आया Q/4πε0 के। ये तो कॉमन चला है, हमने r+L का होल स्क्वायर यहाँ पर खोल रखा है। a+b का होल स्क्वायर सभी ने खोला होगा, a²+b² + 2ab। ऐसे यहाँ पर r² + L² + 2rl। माइनस है तो माइनस लगा, जब माइनस आता है तो उससे पहले ब्रैकेट लगाते हैं, तो हमने क्या करें? यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। ऐसे ही r-L का होल स्क्वायर खोलेंगे, r² + L² माइनस का 2rl। अपॉन में चल रहा है हमारा r² - L² का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, E बराबर Q/4πε0 के ऐसे लिखा, r² + L² + 2rl हमने ऐसे लिखा। अब माइनस का जब चिन्ह जब ब्रैकेट हटता है माइनस से पहले, तो जितने भी ब्रैकेट के अंदर चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो माइनस का होता है वो प्लस का होता है, प्लस का होगा वो माइनस का होता है। देखिए, r² प्लस का तो यहाँ माइनस का हो गया, L² प्लस का तो यहाँ माइनस का हो गया, और ये माइनस का 2rl था, ये प्लस का हो गया। अब देखिए दोस्तों, r² प्लस का और r² माइनस का कैंसिल हो गया, L² प्लस का और L² माइनस का क्या हो गया? यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। सेम संख्याएं प्लस माइनस में कैंसिल हो जाती हैं, ये तो आपको पता है दोस्तों, क्लियर है। चलिए, अब क्या बचा हमारे पास? E बराबर Q/4πε0 के ऐसे रह गया। यहाँ से क्या बचा दोस्तों? यहाँ से बचा 2rl प्लस का, यहाँ पर भी 2rl, तो कितना होगा दोस्तों? 4rl। अपॉन में r² - L² का होल स्क्वायर चल रहा था, वो ऐसे ही लिख दिया। क्लियर है दोस्तों? अब E बराबर हमारे पास आ जाता है 1/4πε0 के, ऐसे लिखेंगे। हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये वाला जो Q था, ये वाला Q हमने इधर की तरफ लिख लिया। क्लियर है दोस्तों? 2 × 2 कर लिया, 4 का क्या लिया? 2 × 2 2r × 2ql। क्या कर लिया हमने? 2r × 2ql। बात समझ आ रही ना दोस्तों आपको? अभी बताते हैं आपको हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, तो P बराबर 2ql पढ़ा था हमने। उसमें क्या पढ़ा था? P बराबर 2ql। तो इस वाले 2ql के स्थान पर हम P रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। चलिए, उसके स्थान पर हम क्या रख देंगे? अब 2ql रख देंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए, हमने यहाँ पर क्या रख दिया? E बराबर 1/4πε0 के 2r ऐसे लिखा, इस 2ql के स्थान पर क्या रख दिया हमने? यहाँ पर P रख दिया। अपॉन में r² - L² का होल स्क्वायर चला। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर यदि r की वैल्यू, यदि ये देखिए, यदि r की वैल्यू L से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? ऊपर दिख रही है तुम्हें r की वैल्यू किससे ज़्यादा थी डायग्राम में? r की वैल्यू L से ज़्यादा है, तब r² की वैल्यू L² से और भी अधिक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? चलिए हम आपको समझाते हैं। मान लिया r की वैल्यू हमारे पास 5, कितनी r की वैल्यू? 5, और L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू मान लो 2 है, कितनी है? 2 है, इससे तो ज़्यादा है नहीं। तो r² का मान मतलब 5 × 5 = 25 हो गया, इसका स्क्वायर 25 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 25 हो गया। और इसका स्क्वायर कितना हो गया?
दो दूनी 4, तो आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर से और भी अधिक हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर डिफरेंस कितने का था? 3 का था, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया? 21 का आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, हम एल स्क्वायर को नगण्य करने पर, नगण्य मतलब लिखेंगे ही नहीं, ना तो उसकी वैल्यू 1 लगाएंगे ना 0 लगाएंगे, कहना मतलब उसको हटा देंगे, नगण्य कर देंगे, मतलब उसकी वैल्यू बहुत कम है तो उसको नगण्य कर दिया हमने। तब क्या करेंगे, इसलिए ई बराबर 1/4 पाई के 2 पी आर हमने ऐसे लिखा। एल स्क्वायर को तो हमने नगण्य कर दिया, हटा दिया इसके लिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, अपॉन में आर स्क्वायर था और एक स्क्वायर ये भी तो होल स्क्वायर, तो आर के पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं हमने क्या करा है। ई बराबर 1/4 पाई के 2p, देखिए इस वाले आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो कितनी बचेगी? 3 बचेगी यहाँ पर। तो कितना आ गया हमारे पास? ये 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम, हमारा ये आंसर आ गया। क्या आ गया दोस्तों? न्यूटन प्रति कूलम के लिए हमारा आंसर आ गया। परंतु वायु या निर्वात के लिए हमेशा के का मान कितना लगता है? 1 लगता है। ये मैंने कल भी बताया था, दूसरी वीडियो में, फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि वायु या निर्वात के लिए हमेशा के का मान कितना लगाते हैं दोस्तों? 1 लगाते हैं। तब ई बराबर 1/4 पाई 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमारा क्लियर आंसर आ गया। अक्षीय स्थिति में व्यंजक हमें प्राप्त करना था तो अक्षीय स्थिति में व्यंजक ये प्राप्त हो गया। या इसको हम सदिश रूप में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर पूछता है कि इसका सदिश रूप लिखिए, वैसे पूछता नहीं है तो ई पर वेक्टर लगाएंगे, वेक्टर ई बराबर 1/4 2p पर वेक्टर लगाएंगे r³ न्यूटन प्रति कूलाम, वरना आपका आंसर यहाँ तक बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, कोई काट नहीं सकता। अगर जैसे मैंने कराया है पेपर में आ जाए तो डिक्टो ऐसे ही कर कर आना, कोई एग्जामिनर सोचेगा आपके नंबर काटने में भी। क्लियर दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस घंटी को देखकर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजती है यहाँ पर, इसी को देखकर सब्सक्राइब कर लो। क्लियर दोस्तों। चलिए हम करते हैं अब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो दोस्तों हम करने वाले हैं अब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक 2002, 2011, 2014, 2017 में तक आया है, 2019, 20 में भी आया होगा, 18 में भी आया होगा, क्योंकि हमारे पास जो बुक थी हमने 2017 तक से बनाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको करके देखते हैं। हमने अक्षीय स्थिति का मतलब क्या था कि वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से था, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से होता है। तो इसकी अक्ष, इसकी अक्ष की दिशा में, कहाँ पर? अक्ष पर, या फिर अक्ष के इस दिशा में या फिर अक्ष के इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी थी। अब क्या है कि निरक्षीय का मतलब ये कि उसकी अक्ष के दिशा में नहीं होगी, अक्ष पर नहीं होगी। मान ली वैद्युत द्विध्रुव इस दिशा में, ये क्यू है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू यहाँ पर है, तो इसकी निरक्षीय या तो ये इसकी निरक्षीय यहाँ पर ले लो पी बिंदु, या फिर यहाँ ले लो पी बिंदु, या फिर यहाँ ले लो, कहीं पर ले लो, मतलब इसकी अक्ष में नहीं होना चाहिए। बस मैं तुम इसी को बोलते हैं निरक्षीय, कहना मतलब अक्ष पर नहीं, कहाँ पर इसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए दोस्तों हम इसे करके देखते हैं कि माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 12 दूरी पर के परावर्तनांक के माध्यम में स्थित हैं। ऐसे ही हमने वहाँ लिखा था, सेम ऐसे ही यहाँ पर यहाँ लिख रहे हैं। ऐसे हमने अक्षीय स्थिति में कही माना दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित हैं के परावर्तनांक के माध्यम में, ऐसे हम सेम यहाँ लिख रहे हैं। क्लियर दोस्तों, के परावर्तनांक के माध्यम में स्थित हैं। अब देखिए यहाँ पर ये माध्यम हमारे पास क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पर ये देखिए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, एक दूसरे से यहाँ से इसका केंद्र ओ है। वैद्युत द्विध्रुव की देखिए, यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। आर दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु पी है। इसकी दूरी कितनी है? ये आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी। इस बिंदु पी पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर दोस्तों। चलिए थोड़ा सा हम डायग्राम आपको समझाते देते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे पास यहाँ पर ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी? एल है। ये कितनी है? ये भी एल है। और ये कितनी हमारे पास? आर है। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकलेगी? देखिए तुमने पाइथागोरस में पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। यहाँ पर लंब कितना है, आधार कितना है हमारे पास? आधार एल स्क्वायर, ये तो आता है, प्लस लंब कितना है? आर, आर का स्क्वायर बराबर किसको होता है? ये बराबर होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण तो हमारे पास यही है, कर्ण का स्क्वायर आता है के स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से रूट चढ़ जाता है, तो कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर दोस्तों, जब सेम ये आया है सेम यही आएगा, आएगा नहीं आगे वाली दूरी भी, ये वाली दूरी सेम है बिल्कुल। क्लियर है दोस्तों। अच्छा एक बात और दोस्तों, यहाँ से जब हम वैद्युत क्षेत्र पी पर निकालेंगे तो यहाँ पर एक तो सदिश आएगा ऊपर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी ई ए, हमने मान ली किधर है वो ऊपर की तरफ, तो ई ए साइन थीटा आएगा यहाँ से इसके संगत, पी के संगत बी के संगत आएगा। अब देखिए ए के संगत तो कहाँ रहता है वो ऊपर की तरफ ई ए साइन थीटा, वी के संगत किधर आ रहा है ई वी साइन थीटा, वो कहाँ आएगा नीचे की तरफ। क्लियर दोस्तों, नीचे की तरफ आ गया। अब देखिए ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा दोनों का परिमाण बराबर है, क्या है यहाँ पर परिमाण तो दोनों का बराबर है, समझा रहे हैं, हम भी डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे, दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन है तो एक दूसरे के विपरीत। मान लीजिए इसका परिमाण 5 है तो 5 परिमाण इसका है, जब हम दोनों को घटाएंगे तो ये -0 नहीं रहेगा। कहने का मतलब है ई ए साइन थीटा और ई बी को साइन थीटा ये तो हम जुड़ेंगे नहीं, ये तो 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और, ए के संगत ये तो है ई ए, ये क्या है ई बी, बी के संगत क्या है ये ई बी है, और पी बिंदु से ये क्या है ई ए। ए के संगत इधर की तरफ क्या है ये ई ए कोस थीटा है, वी के संगत इधर की तरफ क्या है ये ई बी कोस थीटा है, और टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे क्या है, कहना का मतलब है ई ए कोस थीटा इधर की तरफ है, मतलब कहना ई ए कोस थीटा की दिशा इधर है, ई बी कोस थीटा की दिशा इधर है। जब मैंने बताया दोनों की दिशा जब समान होती है तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, जब दिशा विपरीत होती है क्या करते हैं हम घटाते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों, समझ में आ गई होगी तो ठीक है, अगर नहीं आई हो तो एक बार और कोशिश करो समझने की। क्लियर है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ई ए, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है ए बिंदु पर, तो हमने ए मान लिया, 1 मान सकते हैं, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर, देखो बाकी आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी कितनी है यहाँ पर कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो है, तो यही हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आता है, क्या आता है यहाँ पर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दी। क्लियर दोस्तों, चलिए ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी मान ली हमने इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, जब दूरी दोनों की समान है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आता है, अपॉन आर स्क्वायर आता नहीं यार दोस्तों, तो होल स्क्वायर आ गया। इसको समीकरण हमने मान लिया 2। अब देखिए थोड़ा सा मैं लॉजिक यहाँ बता देता हूँ आपको कि ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा परिमाण में तो बराबर है नहीं, साइन थीटा दोनों, ये भी ई ए ये ई बी परिमाण बराबर है, मान लीजिए इसका 5 है और इसका 5 है, परंतु एक दूसरे के विपरीत हैं। और मैंने अक्षीय स्थिति में बताया था कि जब विपरीत होते हैं उसे घटाते हैं, जब घटाएंगे तो कितना आएगा ये 0 आ जाएगा, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे, मतलब ये 0 हो गया, कितना हो गया 0 कर देंगे। परंतु ई ए कोस थीटा तथा ई बी कोस थीटा परिमाण में बराबर है, कैसे परिमाण में दोनों बराबर हैं, तथा दिशा समान है, कैसी है इनकी, तथा समान दिशा में है, किस दिशा में समान दिशा में, कहना मतलब है ई ए कोस थीटा इधर है तो ई बी कोस थीटा भी इसी दिशा में, अतः यह परस्पर जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा, मैंने बताया था जब दिशा समान होती है तब जुड़ जाते हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा, समीकरण 1 व 2 से ई ए और ई बी के मान रख देंगे बराबर, ई ए की वैल्यू कितनी थी ऊपर समीकरण 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर से रूट कट जाता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर से क्या जाता है, होल स्क्वायर से इस वाले होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है। बात समझ आई दोस्तों, ठीक है, तब ऐसे ही यहाँ लिखेंगे कोस थीटा, तो कोस थीटा हमने लगा दिए, फिर ई बी की वैल्यू आएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर से वो कट गए, कोस थीटा है तो कोस थीटा हमने यहाँ पर लगा दिया। क्लियर है दोस्तों, चलिए अब दोनों में से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कि क्यू पूरा कॉमन मिल रहा है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कौन मिला है इसको कॉमन लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, नहीं दोस्तों पूरा देखिए ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा, ऐसे ही है क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा, तो ये एक जुड़कर 2 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
एक ये है, एक ये, समीकरण है दोनों। 2q/r² + l² cos थीटा, इसको समीकरण हमने मान लिया, 3 समीकरण मान लिए। क्लियर दोस्तों। परंतु चित्र से कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। लाल बट्टे कक्का सभी ने पढ़ा है, लाल बट्टे कक्का सभी ने पढ़ा है ना दोस्तों, हाई स्कूल में सबने पढ़ा होगा। कोस थीटा बराबर होता है, यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कोस। कोस थीटा कितना आधार बट्टे कर्ण होता है। तब l/ आधार कितना है, वहाँ पर l है, और कर्ण कितना है, √l² + r² या फिर r² + l²। देखिए अभी बताते हैं हम आपको। ये देखिए, ये क्या हमारे पास आधार कितना है, यहाँ पर आधार है ये लंब, मतलब l आधार, और लंब कितना हमारे पास r है। क्लियर दोस्तों। चलिए, तब E बराबर 1/4πε0 के 2q/r² + l² गुणा में हमने कोस थीटा की वैल्यू लगा दी क्या, l/√r² + l²। परंतु 2ql क्या बन गया, ये 2ql तो बन गया, परंतु 2ql बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। अभी पिछली अक्षीय स्थिति में हमने ये किया था, ऐसे यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दो। E बराबर 1/4πε0 के 2ql के स्थान पर हमने क्या रख दिया दोस्तों, P रख दिया, इसके स्थान पर क्या रख दिया, P सॉरी P रख दिया। तब कितना आ गया, r² + l²। देखिए, एक √ का मतलब होता है 1/2, इसकी पावर कितनी है, 1 है, और इसकी पावर कितनी है, 1/2। कहने का मतलब है r² + l² की पावर कितनी है, 1 है, प्लस इसमें 1/2 और जोड़ दो, कितना जाएगा, 3/2 न्यूटन प्रति कूलम। हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों। क्या गया हमारे पास, ये आंसर आ गया। यदि r की वैल्यू l से बड़ी है, किसकी, r की वैल्यू किससे बड़ी है, l से बड़ी है, तब r² का जो मान होगा वो l² से और भी अधिक होगा। हमने आपको बता दिया अक्षीय स्थिति में कैसे होगा। अतः l² को नगण्य करने पर, क्या करेंगे, नगण्य करने पर, मतलब ना तो हम उसका मान 1 लगाएंगे, ना फिर 0 लगाएंगे, उसको सिर्फ हटा देंगे वहाँ से, मतलब वो छोटा हो गया, r के कंपेरिजन कितना हो गया, बहुत छोटा हो गया। तब E बराबर 1/4πε0 के P/r⁵ कितना जाएगा दोस्तों, P/r⁵। हमने r² वहाँ से हटा दिया, क्या हटा दिया दोस्तों, l² वहाँ से हमने हटा दिया। यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है, r² की पावर 3/2, तो l तो यहाँ से हट ही गया, तो r² की पावर 3/2, 3/2 यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास r की पावर 3 रह गया यहाँ पर, तो वही तो हमने लगाया यहाँ पर, r की पावर 3 लगाया था यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपका क्लियरली आंसर आ गया दोस्तों। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या वो निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है हमारे पास 1/4πε0 P/r⁵। क्लियर दोस्तों। वायु या निर्वात के लिए क्या लगा देंगे हम, k का मान 1 लगा देंगे। वायु या निर्वात के लिए k का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है, k बराबर 1। तब यहाँ लगा देंगे, k का मान 1 लगाएंगे यहाँ पर, तो E बराबर 1/4πε0 P/r⁵ न्यूटन प्रति कूलम। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताएंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये बहुत अधिक बार क्वेश्चन आता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, हम आपको इसे कल बताएंगे। क्लियर दोस्तों। टाउ बराबर P sin थीटा, ये कल बताएंगे आपको, आज नहीं। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।